श्रोताओं, आज कार्यक्रम में जिला कारागार सुद्धोवाला देहरादून से हमारे बीच जेलर श्री पवन कुमार कोठारी हैं, जिन्हें के जेल सुधारों के लिए कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। कोठारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। जिस तरह के प्रयास आपने जेल में जो सुधारवादी कार्यक्रम है, उनमें ही एक महत्वपूर्ण है रोजगार सृजन का। बंदी गृहों में रोजगार सृजन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होते हैं, उनके समानांतर किस तरह से सुद्धोवाला जो हमारा जिला कारागार है उसमें चल रहे हैं? जी, बंदी गृह में बंदी कुछ एक कम समय के लिए आया है और उसको वापस फिर समाज में जाना है। हमारा जेल प्रशासन का उद्देश्य यह होता है कि हम इनको किसी न किसी रोजगार परक कार्यक्रम से जोड़ दें, जिससे कि वो बाहर जाएं तो वो समाज की मुख्य धारा में समाहित हो सकें। तो किस प्रकार आपने सोचा कि सबसे ज्यादा किन चीजों में वो लोग इस समय काम कर रहे हैं? हस्तशिल्प है, काष्ठ कला है, या अन्य वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? अगर मैं जिला कारागार देहरादून की बात करूं तो जिला कारागार देहरादून में कारपेंटिंग इंडस्ट्री, गमला इंडस्ट्री, कारपेट वीविंग इंडस्ट्री चल रही हैं। देहरादून जेल के सभी हमारे श्रोताएं, हमारी जो जो बर्ड नेस्ट है, सभी उससे परिचित हैं। देहरादून शहर के सभी मेलों में वो बर्ड नेस्ट मिलती है। मैं जब भी शहर से गुजरता हूँ, मुझे हर किसी घर में जनरली साधारणतः बहुत एक कॉमन रूप से मिलती है। वो हमारा दून जेल का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम कारपेट बनाते हैं, फर्नीचर हम बना रहे हैं, कुर्सी मेज बनाते हैं। जो लोग हमारे संपर्क में रहते हैं या मेले में आते हैं, वो हमसे परचेज करते हैं देहरादून जेल के बंदियों का बनाया हुआ उत्पाद। जी, हस्तशिल्प को या जेल के जो हमारे कैदी हैं जो सब सामान बनाते हैं, उसका अक्सर प्रदर्शनियों में प्रदर्शन होता है। इसके पीछे कुछ खास लॉजिक मानते हैं आप? हाँ, यस, डेफिनेटली। प्रदर्शनी में प्रदर्शन से ही तो आम जनमानस में ये भावना जाएगी कि ये कैदी इतने बुरे नहीं हैं और ये समाज की मुख्य धारा में समाहित होने के लिए आज जेल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तभी तो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा उद्देश्य उनके हुनर को सामने लाना है, समाज में ये मैसेज देना है कि उनसे जो जाने अनजाने में अपराध हुआ है उसके लिए वो प्रायश्चित कर रहे हैं और पुनः अब आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पुनः एक नई जिंदगी जीने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक अवसर है, एक समय है और निश्चित उसका तौर पर सदुपयोग किस तरह से निश्चित तौर पर जेल में जिस तरह प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं, तो किस किस तरह से उन्हें आप कच्चा सामान से लेकर प्रशिक्षण के लिए हमारे पास विभिन्न संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण देती हैं। ICICI फाउंडेशन है, वेदांता फाउंडेशन है, और भी कई संस्थाएं हैं। कुछ NGOs हैं जो प्रशिक्षण देते हैं। एक बार जब एक बंदी के हाथ में हुनर आ जाता है, वो दूसरे बंदियों को हुनर सिखाता है। एक सतत प्रक्रिया, एक सतत चैन की तरह से चलती है और इस तरह से हम बंदियों को ट्रेन करते हैं। आप चयन किस प्रकार करते हैं कि किन किन लोगों को हम रोजगार से जोड़ें? क्या उनमें ये हुनर है, ये कैसे पता चलता है? कहीं ना कहीं एक आवाज दी जाती होगी कि हाँ भाई, किसको क्या काम आता है। जी बिल्कुल। तो वो प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल एक आप सामान्य प्रक्रिया है कि जब कैदी आता है तो उससे हम पूछते हैं क्या आपको कोई बाहर हुनर आता है, क्या उसी हुनर में आप जाना चाहेंगे या कोई नई चीज़ सीखना चाहेंगे। तो जो कैदी बताते हैं कि मुझे ये हुनर आता है, हम उसको ये ऑप्शन देते हैं कि आप इसमें काम करो। वो कहता है हम ये सीखना चाहते हैं, तो उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल में डाल देते हैं, वहाँ से वो ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो उस हुनर के काम में लगता है। कोठारी साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि शायद ये महत्वपूर्ण हो। क्या आर्थिकी के साथ, रोजगार के साथ कुछ पैसा तो मिलता ही है कैदी को उस अपने हुनर के बदले, क्या उन पर मनोवैज्ञानिक असर भी आपने कभी देखा? क्योंकि एक लंबा अनुभव है आपका। मुझे 26 वर्ष हो गए हैं ध्यानी जी। निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक असर निश्चित तौर पर पड़ता है। आर्थिक रूप से तो पड़ ही रहा है। जब कैदी रोजगार के उस काम में लगता है तो लगभग 8 घंटे वो काम करता है। 8 घंटे उसको काम कराने का उद्देश्य जेल प्रशासन का यह होता है, उसके अंदर ये मनोवैज्ञानिक धारणा स्थापित करना कि श्रम करके भी जिंदगी बिताई जा सकती है, ना कि केवल चेन स्नैचिंग करके, ना कि केवल लूट करके, उस तरह से भी जिंदगी बिताई जा सकती है। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है और इसके दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर दिखाई देते हैं। सकारात्मक एक सोच भी पैदा होती है तमाम अपने साथियों के साथ निश्चित तौर पर। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक उदाहरण है जिला कारागार देहरादून इस मामले में, क्या इस बात को लेकर
अन्य जेलों में इस तरह के सुधारवादी या रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? हमारे अगर उत्तराखंड की बात, काफ़ी जेलों में चलाए जा रहे हैं। हरिद्वार जेल में चलाए जा रहे हैं, सितारगंज जेल में चलाए जा रहे हैं, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है। और हर प्रशासन ये चाहता है कि हमारे यहाँ इस तरह के कार्यक्रम चलें, रोजगार परक प्रोग्राम चलें, जिससे कि हम अधिक से अधिक कैदियों को अच्छे कार्यों में नियोजित कर सकें। आपको लगता है कि इस प्रकार हम रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई नया एक कैदी आएगा, फिर ये प्रक्रिया सतत रहने की संभावना है या कभी ऐसा लगता है? 100% नहीं देखिए, 100% सतत रहेगी। हाँ। जैसे कि एक समाज है, हम समाज में रहते हैं, हर अच्छे बुरे तरह के लोग रहते हैं। जेल भी एक छोटा समाज है, सोसाइटी का ही एक पार्ट है। हर तरह के लोग हमेशा ही आते हैं। मैं व्यक्तिगत आपसे अनुभव की बात करूं, जब कोई कैदी एक बहुत अच्छा काम करता है और हमें मालूम है वो छूटने वाला है, तो हम परेशान होते हैं, अगर ये जा रहा है काम कैसे होगा। लेकिन फिर वो कोई ना कोई चैन है, निश्चित तौर पर चलती रहती है। अब अगर हम इस बात की तरफ जाते हैं कि क्या जो सजा याफ्ता बंदा है, जो वहाँ बंदी समय है, वो किस तरह के हुनर से आया है, क्या उसके कौशल को भी हम विकसित कर सकते हैं? मसलन ये आज के दौर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, कंप्यूटर का दौर आ गया है, तो क्या इस क्षेत्र में भी कैदियों को लगाया गया है, वो काम कर रहे हैं? जी, बहुत बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमारे यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर चल रहा है। हमारे यहाँ बंदियों को अभी सामान्य ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी हमारे अगले फेज में टैली की ट्रेनिंग दी जा रही है उनको। टैली की जो कि सबसे ज़्यादा आज प्रासंगिकता है, हमारा उनसे उस बात में टाई अप चल रहा है। बहुत जल्दी हम टैली की ट्रेनिंग और छोटे छोटे जो कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, एक अभी लेटेस्ट हमारी बातचीत हुई है कि जो आधार केंद्र अपने होते हैं, जिसमें रेलवे की टिकट का रिजर्वेशन ये होता है, एक बहुत छोटा सा काम होता है, एक लैपटॉप से काम हो जाता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। एक फाउंडेशन ने कहा है कि हम ये छोटी छोटी ट्रेनिंग देंगे बंदियों को, वो सीखेंगे, फिर जब यहाँ से रिहा होंगे तो वो एक लैपटॉप भी देंगे और अपना वो एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे हमको। जेल का जो जीवन है उसे कठोर माना गया है और जेलर की जो प्रक्रिया है या कार्यशैली है वो भी कठोर होनी ही चाहिए। लेकिन इसी के बीच में कहीं ना कहीं बंदियों को हम मुक्ति दे सकें, थोड़ी सी आज़ादी दे सकें, मनोरंजन की, इधर उधर जाने की, अपनी बात कहने की, तो इसके लिए भी एक अनूठा प्रयास आपकी जेल में है, जिसको कि हम रेडियो, जेल रेडियो कहते हैं। उसके बारे में बताएं। जी देखिए, पहले मैं आपसे बात कहूँगा कि जेल का जीवन वाकई कठोर है। हम अगर कल्पना करें कि हमें आज के परिवेश में अगर मुझसे कहा जाए कि बिना मोबाइल के, बिना अपने माता पिता, बिना पत्नी और बच्चों के एक 4 दीवारी के अंदर मुझे 1 महीने रहना है, ये सोच के ही हैरान होने लगती है। निश्चित तौर पर कठोर जीवन है। और साथ में जो कैदी आ रहा है वो एक मानसिक तनाव और अवसाद लेकर आ रहा है। उसको अपना परिवार की भी चिंता है, उसे अपनी पत्नी की भी चिंता है। भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, हर चीज़ उसे देखनी है। इसी बीच में वो जेल में आ गया है। क्यों आया है हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब वो जो अवसाद है, उस अवसाद को दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अगर हम अवसाद को दूर नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम भी देखने होंगे। तो इसके लिए हमारे यहाँ जेल रेडियो है, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं है। श्रोताओं, जैसा कि मेरी आवाज़ आपसे बहुत दूर तक पहुँच रही है, आप पूरे उत्तराखंड में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उस तरह से फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं है। ये हमारा एम्पलीफायर बेस्ड है। हमने जेल में स्टूडियो बनाया हुआ है। यहाँ में जो स्टूडियो बैठा हूँ, ये तो बहुत शानदार स्टूडियो है। हमारा छोटा से प्रयासों से हमने छोटा सा स्टूडियो बनाया है। वहीं पे हमारे कैदी हैं जिनको आरजे के रूप में वो काम कर रहे हैं। वो अंदर कैदियों के मनोरंजन की जो भी फरमाइशें होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और प्ले करते हैं। कुछ छोटा सा एक मॉडल है, AIR FM गोल्ड तो बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, उसकी बहुत छोटी सी प्रतिकृति बनाने का छोटा सा प्रयास हमने किया है। लेकिन ये छोटा सा प्रयास कहीं ना कहीं एक नया रंग उनके जीवन में घोलता है, ये हमने देखा, महसूस किया है। आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि रोजगार सृजन की, तो क्या एक नया जीवन अगर कोई बंदी कर रहा है, उसके लिए ये कौशल विकास जो उसने जेल की इस अवधि में सीखा है, वो कहीं भविष्य में काम आ सकता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे काम आ सकता है, नहीं आता है। मैं फर्मली कहता हूं कि आता है। जब कैदी यहाँ से कौशल विकास सीख के जाता है, जब वो 8 घंटे जेल में किसी कार्य में लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं श्रम करके भी
अपनी और अपने परिवार की आजीविका चला सकता हूँ। तो इसलिए निश्चित तौर पर काम आता है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है। चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं को, और चूंकि ये रेडियो है सिर्फ फ्रिक्वेंसी बेस नहीं बल्कि अब मोबाइल ऐप पर भी है, ये देश और दुनिया तक पहुंचेगा। निश्चित तौर पर मैं भी जब कभी सफ़र करता हूं तो मैं AIR FM सुनता हूं, और बहुत से हैं, लेकिन AIR FM इसका जमाना है, इसकी बात ही अलग है, तो मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है सुनना। क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से आप कि इस तरह से जो रोजगार परक कार्यक्रम हैं ये कहीं ना कहीं सुधारवादी हैं और इनके बेहतर परिणाम आ रहे हैं? जी प्रिय श्रोताओं, निश्चित तौर पर हम कैदियों को सुधारने के लिए हम सतत प्रक्रिया के रूप में काम करते हैं, और समाज के आप जैसे लोगों के सक्रिय सहयोग के साथ हम कार्य करते हैं। मैं आपको बस एक सेकंड में एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सैला कुई की एक फैक्ट्री है, वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उसने अभी आज ही हमारे साथ MOU साइन करने की बात चल रही है। वो हमारे यहाँ स्टिचिंग का काम करवाएगी कैदियों से, यानी समाज के लोग ही आ रहे हैं जो कैदियों को काम दे रहे हैं। सरकार की अपनी सीमाएं हैं। तो मैं अपने आदरणीय सम्मानित श्रोतागणों से अनुरोध करूंगा, कोई इस तरह का काम होता है आप जरूर हमारे संपर्क में आएँ, जेल प्रशासन से संपर्क करें, और हम और आप मिलकर ही देहरादून जेल के कैदियों को सुधारने की बीड़ा उठाएंगे, और एक भले ही ये कल्पना में हो, यूटोपियन हो, देहरादून शहर को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी सर कि आप कार्यक्रम में आए। महत्वपूर्ण चर्चा बंदी गृहों में सुधारवादी कार्यक्रम और रोजगार परक कार्यक्रमों के बारे में आपसे हुई। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।